प्रोफेसर ज़ूलॉजी। अमीबा का जो क्लासिफिकेशन है वो होता है फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबिना और जीनस अमीबा और स्पीशीज़ प्रोटियस। जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव होता है और ये यूकैरियोटिक होता है। इसमें गमन के लिए और भोजन के लिए स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्योंकि ये स्यूडोपोडिया पाली प्रकार के होते हैं इसलिए इनको लोबोपोडिया कहते हैं। अमीबा की जो खोज है वो रसेल वॉन रोजेनहॉफ ने 1755 में की थी और इसको प्रोटियस नाम दिया था बिकॉज जो एक समुद्री देवता है वो प्रतिपल अपनी आकृति बदलते रहते हैं, तो उनके नाम पर इसको प्रोटियस नाम दिया गया था। इसका आवास और स्वभाव होता है कि ये स्वच्छ जलीय स्रोतों में पाया जाता है और इसका वितरण जो है संपूर्ण संसार में होता है ये, और जल स्रोतों के जो तल होते हैं उनमें ये रहता रहता है। जो अमीबा है उसका कृत्रिम संवर्धन भी कर सकते हैं। कृत्रिम संवर्धन के लिए हमें कुछ दाने गेहूं की साफ पत्तियां इन सबको उबाल करके 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। इस दौरान इनमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं और ये माध्यम तैयार हो जाता है और इस माध्यम में तालाब या पोखर की तली से थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें डाल दिया जाता है, जिसमें कि 5-7 दिन के लिए 5-7 दिन बाद अमीबा उत्पन्न हो जाते हैं। सो ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक सिंपल नॉर्मल जो सेल होता है, टिपिकल सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसका जो शेप है वो अनियमित प्रकार का होता है, निश्चित नहीं होता और एक कोशिका का बना होता है। और ये कोशिका जो है वो सामान्य कोशिका की तरह 3 भागों में विभक्त होती है: प्लाज्मा कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्लाज्मा कला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली और पतली झिल्ली होती है जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं पाया जाता। प्रोटीन और वसा के अणुओं के दोहरे स्तर की बनी होती है नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, पर इस पर म्यूकोप्रोटीन्स के सूक्ष्म तंतुक पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलाई कहते हैं। ये दृढ़ और लचीली होती है, जीव द्रव्य को बहने से रोकती है और शरीर की वृद्धि और कूटपात के निर्माण में अवरोधक कभी भी नहीं होती। सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और इसमें पुनर्जनन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। इसमें कोशिका पायन के लिए पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस के करने की भी क्षमता पाई जाती है। नाउ सेकेंड जो है साइटोप्लाज्म, ये मैट्रिक्स होता है और ये साइटोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म की फॉर्म में होता है और ये इसके अंदर ही सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म या हाइलोप्लाज्म को हम 2 भागों में बांट सकते हैं: एक्टोप्लाज्म यानी बाहर का बल्कि स्तर और भीतरी गाढ़ा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है उसको फिर से हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो बाहर जो होता है वो हाइलाइन लेयर है और अंदर की तरफ प्लाज्मा जेल पाया जाता है। और जो कूटपात बनते हैं उनके ऊपर जो कैप फॉर्म होती है उसको हाइलाइन कैप कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा सोल होता है जिसमें या जो थोड़ा गाढ़ा द्रव्य होता है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म का, वो प्लाज्मा सोल कहलाता है और उसमें स्पष्ट गतियाँ होती रहती हैं जिनको हम साइक्लोसिस कहते हैं। और साइक्लोसिस के दौरान जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल, ये जो क्योंकि अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है इसलिए इसमें संकुचनशील रक्तिका या कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल पाई जाती है जो कि इसके सेल मतलब इसका जो वो है जीव उसकी परासरण को नियमित करती है, ऑस्मो रेगुलेट करती है, क्योंकि अनावश्यक मात्रा में जो भी वाटर सेल के अंदर आ जाता है, कोशिका द्रव्य में आ जाता है, उसको रिक्तिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नाउ फूड वैक्यूल्स जो हैं जितनी भी असंकुचनशील गधानियाँ होती हैं ये नियमित प्रकार की होती हैं और इनमें भोजन के कण के अनुसार इनकी साइज़ कम और ज़्यादा होती है। खाद्य धानियों में भोजन का पाचन होता है और ये एंडोप्लाज्म में साइक्लिक गति करते हुए घूमती हैं। वाटर वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं जो कि रंगीन और जल से भरी हुई होती हैं जिनको जलदानियाँ कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसमें राइबोसोम्स, जिसके ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये गोलाकार या अंडाकार होता है और ये एंडोप्लाज्म में रहता है और संकुचनशील जो धानियाँ होती हैं उनके चारों तरफ विशेष रूप से विन्यासित होते हैं। नाउ गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो भी इसमें एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। लाइसोसोम्स जो हैं उनकी छोटी छोटी पुटिकाएँ पाई जाती हैं जो कि कभी कभी सुसाइडल बैग्स की तरह काम करती हैं। अंतःप्रदेही जालिका के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलाई और क्रोमेटिन ग्रेन्यूल्स उसमें पाए जाते हैं। और नाउ अब हम इसकी जो डिफरेंट जो
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बात करें तो लोकोमोशन सबसे पहले हम देखें तो लोकोमोशन जो है वो सूडोपोडिया के द्वारा होता है। लोकोमोशन कई तरीके से होता है। विसर्पण के द्वारा होता है, सतह से संपर्क करके। विस्कोसिटी में जब परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से भी होता है, और एंडोप्लाज्म के आगे पीछे बहने की वजह से भी होता है। तो क्योंकि इस सूडोपोडिया का जो निर्माण है वो उसके लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। एक है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक्टोप्लाज्म जो संकुचित करता है तो भीतर की ओर से एंडोप्लाज्म आगे की ओर धकेलता है। उस तरह से जो है सूडोपोडिया का निर्माण होता है। एक सरफेस टेंशन थ्योरी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि शरीर के धरातल से किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव यदि कम होता है तो वहाँ पर भीतरी दबाव होने के कारण कूटपात जो है वो बाहर निकल आते हैं। एक है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, जिसमें कि जो अमीबा की गति है एक पानी भरे हुए या तरल भरे हुए एक गोले के समान लुढ़कने की तरह होती है, और ये गति साइक्लोसिस के कारण होती है। तो ये लुढ़काव गति का सिद्धांत है। और एक है कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो इस सिद्धांत के अनुसार जो अमीबा है जिस दिशा में गति करना चाहता है उस दिशा में कूटपात प्रसारित करता है और उसको सतह से चिपका लेता है। जैसे ही सतह पर टिकते हैं तो उनका संकुचन होता है और इस तरह से कोशिका द्रव्य आगे की ओर खींचता है। इस प्रकार बार बार कूटपात बनते हैं और अमीबा आगे बढ़ता चला जाता है, और देखने में ऐसा लगता है कि अमीबा अपनी टांग पर कूटपातों पर चल रहा हो। एक है सॉल जेल थ्योरी, जो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, जिसको हाइमन जिन्होंने 1917 में दिया था। उसके आधार पर अमीबा के शरीर में सबसे बाहरी जो प्लाज्मा लेमा होती है वो आधार से चिपक जाती है। ये चिपकने के पश्चात प्लाज्मासोल गति की दिशा में बहने लगता है और प्लाज्मा जेल का थोड़ा सा सोलेशन होता है, आंशिक द्रवीकरण होता है, और प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल में बदल जाता है और इस तरह से केंद्रवर्ती प्लाज्मा सोल आगे की ओर बहने लगता है और दुर्बल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्लाज्मा जेल का दबाव बढ़ता है, जिससे एक छोटा सा उभार बन जाता है जिसको जो कूटपात की तरह आगे निकलता है। और इस तरह से जेल के सोल में बदलने और सोल से सूडोपोडिया के निर्माण की जो सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। और फिर है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी, जिसमें जो है प्रोटीन श्रृंखलाएं जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने से वल्लनित होती हैं और अवल्लनित होती हैं, जिस वजह से जो है जो प्लाज्मा जेल है वो आगे की तरफ मूव करता है और इस तरह से फोल्डिंग अनफोल्डिंग की थ्योरी में एटीपी का यूज़ होता है। जो एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए एटीपी काम में आता है। हाँ, पोषण जो है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, और भोजन का अंतर्ग्रहण होता है क्योंकि अमीबा एक होलोजोइक ऑम्निवरस ऑर्गेनिज्म है। तो ये सभी तरह के जो फूड है पानी में मौजूद जो होते हैं उनको अंतर्ग्रहित करता है। भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए कभी कभी ये जो प्रोसेसेस होती हैं भोजन अंतर्ग्रहण की वो कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे कि इंपोर्ट। तो भोजन ग्रहण करने के लिए जो भी ये एक पैसिव क्रिया होती है जिसमें कि अमीबा भोजन ग्रहण करने का कोई प्रयास नहीं करता। सेकंड है इन्वेजिनेशन, यानी कि जो भोजन उसके पास आता है वो प्लाज्मा जेल में भीतर अंदर धंस करके गर्त बना लेता है और इस तरह से इन्वेजिनेशन की प्रोसेस से भोजन जो है वो अंदर चला जाता है। तीसरा है सरकमफ्लुएंस में भोजन के कणों को ग्रहण करने के काम में आती है ये प्रक्रिया, जिसमें कि कोशिका द्रव्य भोजन के चारों ओर बह करके भोजन को एक फूड कप की तरह घेर लेता है और अंतर्ग्रहित कर लेता है। सरकमवेलेशन में जो भी सक्रिय शिकार होता है उसको पकड़ने के लिए ये प्रक्रिया यूज़ होती है और इसमें अमीबा गतिशील शिकार के संपर्क में आता है और कूटपात से उसको चारों ओर से घेर लेता है। नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस, यानी कि जो भी कोलॉइडल तरल पदार्थ होते हैं मुख्य रूपतः प्रोटीन्स जो होते हैं उनको अंतर्ग्रहित करता है और उसके लिए पिनोसाइटिक वेसिकल बनती है और उसको वो अंतर्ग्रहित कर लेता है। नाउ डाइजेशन, जो गैस्ट्रिक विक्यूल फॉर्म होती है उसमें लाइसेंस प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो है वो लाइसेंस को एंजाइम्स को खाद्य धानियों तक पहुंचाते हैं।
और वहाँ पर पहले अम्लीय और बाद में क्षारीय माध्यम होता है और अलग अलग pH में अलग एंजाइम्स काम करते हैं और इस तरह से जो भोजन है उसको गलाने का और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। प्रोटीएजेस जो है वो ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, प्रोटीनेज पाए जाते हैं और वसा के पाचन के लिए लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से भोजन का पाचन होता है। स्वांगीकरण, तो जो पाचन की क्रिया होती है उसमें प्लाज्मा सोल में होने वाली जो चक्रीय गति होती है उससे जो फूड वैक्यूल्स हैं वो एंडोप्लाज्म में घूमते हुए रिस करके पूरे कोशिका में अपना जो डाइजेस्टेड फूड है उसको निक्षेपित करती रहती है। फिर है इजेशन, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेक्ट कर दिया जाता है। नाउ रेस्पिरेशन, क्योंकि पानी में ही रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है अमीबा, इसलिए जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको डिफ्यूज़न की तरीके से ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज़ करके बाहर निकाल देता है। उपापचय जो है, मेटाबॉलिज्म जो है वो निरंतर चलती रहती है। वृद्धि, नवनिर्माण और मरम्मत के लिए एंजाइम्स और जीनी नियंत्रण होता है जिससे अमीनो अम्ल बनते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण होता है। ना उत्सर्जन, क्योंकि ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है और पानी में, फ्रेश वाटर में रहता है, इसलिए जो भी अमोनिया जो है अपशिष्ट के रूप में निकलती है वो डिफ्यूज़ होकर के बाहर निकल जाती है। बायूरेट्स, ट्रायूरेट्स, क्रिस्टल्स जो हैं ये भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको भी रंग बदल कर इनको निकाल दिया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन जो है, मैंने आपको बताया कि इसमें एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो कि ऑस्मोसिस यानी कि जो कोशिका है उसमें परासरण का नियमन करती है। नाउ बिहेवियर, ये इसकी जो अमीबा जो है वो संवेदी अंगों और तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें उद्दीपनों के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं करने की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसमें इरिटेबिलिटी गुण पाए जाते हैं। ये जो है थिग्मोक्टेक्सिस यानी कि किसी चीज़ के छूने की वजह से कभी भी नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है। यदि प्रकाश की तरफ देखें तो ये उसके लिए भी नकारात्मक प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। टेम्परेचर के लिए देखें तो सकारात्मक प्रक्रिया प्रदर्शित करता है। रासायनिक उद्दीपन के बारे में देखें तो उनमें कभी कभी धनात्मक या स्वीकारात्मक प्रक्रिया करता है। और विद्युत से प्रतिक्रिया एनोड से तो दूर जाता है और कैथोड की तरफ गमन करता है। जनन जो है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। बाइनरी फिशन इज सेम एज लाइक ऑफ माइटोसिस, तो माइटोसिस की तरह ही जो है बाइनरी फिशन होता है, पर इसमें स्पोरुलेशन भी पाया जाता है। स्पोरुलेशन का मतलब है कि जो अमीबा है वो जब भोजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, जल की कमी होती है, ताप की कमी होती है, तो ये इस विधि के द्वारा प्रजनन करता है। तो स्पोर्स बन जाते हैं जो कि जब भी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तब वो स्पोर फूट करके और उनमें डिवीज़न होता है और उस तरह से वो मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ एंसिस्टमेंट और मल्टीपल फिजन भी इनमें पाया जाता है। जंतु विज्ञान में अमीबा का क्या महत्व है? एक तो जीवद्रव्य की मूलभूत उत्तेजनशीलता को समझाया गया है। अमीबा की जब स्टडी की गई तब इसके बारे में समझ आई है। सरलतम और जटिलतम तक सभी जंतुओं की संरचना और कार्यकी में एक रूपता है, इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक कोशिका में ही सब कुछ कार्यकी और संरचना पाई जाती है इसमें। और अमीबा का जो अमरत्व है, यानी कि ये कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक मौत से कभी भी नहीं मरता, बिकॉज इसका जो सेल है उससे नए सेल्स बन जाते हैं, नए डिवाइड होकर के बन जाते हैं, पर जो पुराना है वो कभी भी डेड नहीं होता। सो दिस